प्रभात प्रकाशन की ओर से श्री पीयूष कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से पुस्तक संच भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है तो पुस्तक संच के माध्यम से इसमें प्रभात प्रकाशन की पुस्तकें हैं, इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से स्वागत। पीयूष कुमार जी मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करेंगे। इस क्रम में अब स्वागत होगा माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी का। और माननीय वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का। माननीय एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी का। माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी का। और पौध के द्वारा भी हम अपने मंत्रीगण का स्वागत करेंगे। सबसे पहले ऊर्जा मंत्री माननीय श्री ए.के. शर्मा जी का। उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी का। औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री गोपाल नंदी जी का। माननीय श्री संजय निषाद जी का, माननीय मंत्री, उनका भी स्वागत पौध के द्वारा। और इसके बाद इस पुस्तक के लेखक श्री अजय सिंह जी का भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे, जिन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है। और इसका सुंदर अनुवाद, मूल अंग्रेजी पुस्तक का सुंदर अनुवाद श्री सुनील त्रिवेदी जी ने किया है, उनका भी स्वागत। हमारा सौभाग्य है कि आज पुस्तक विमोचन के समय इसके लेखक वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय सिंह जी भी मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें और इस पुस्तक की पृष्ठभूमि के बारे में भी हमें बताएं। उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सबसे पहले मैं आभारी हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस पुस्तक का लोकार्पण किया। आपके व्यस्तम समय से मुझे मेरी पुस्तक के लोकार्पण के लिए समय मांगने में संकोच हो रहा था। इसकी आरंभिक भूमिका में मैंने कहा कि 10-15 मिनट का समय चाहिए। यह आपकी उदारता और विशालता है कि आपने मेरे निवेदन की परिणति इस भव्य आयोजन में की। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं आभारी हूँ जिन्होंने समय निकाला। मीडिया के मेरे मित्र और कुछ तो सीनियर्स हमारे हैं जिन्होंने हमें सिखाया है। मेरी पत्रकारिता का जीवन का आरंभ यहीं पे था, वो लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। यह पुस्तक मैंने 2017 में शुरू की। लिखने में 4 वर्ष से ज़्यादा समय लगा। भाजपा का संगठन, उसका विकास, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका, यह विषय मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक पत्रकार के रूप में मैंने पार्टी को बढ़ते देखा है। 1990 के दशक में भाजपा को एक भौगोलिक सीमा में समेट दिया जाता था, यानी उत्तर और पश्चिम के कुछ राज्य। उत्तर प्रदेश की कर्नाशा और विंध्याचल की पहाड़ियों के पार भाजपा के प्रभाव की कल्पना नहीं थी। यही वजह थी कि NDA 1, जिसका नेतृत्व अटल जी कर रहे थे, वो एक गठबंधन की सरकार थी। 2014 के चुनाव और उसके बाद भाजपा के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र ने भौगोलिक मिथक तोड़ा।
पूर्वी क्षेत्रों पूर्वोत्तर में भाजपा का तेजी से विकास हुआ, दक्षिण में भी प्रभाव बढ़ा। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट मायरन वेनर ने कहा है कि पार्टी बिल्डिंग उसी तरह है जैसे आर्मी बनती है या जैसे कोई बड़ा कॉरपोरेशन बनता है। इस पुस्तक के शोध के दौरान मैंने पाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संगठक के रूप में कई बार कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग इज अ साइंस। पार्टी बिल्डिंग के कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल मेथड्स होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कौन से कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेथड्स अपनाए जिससे भाजपा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यह पुस्तक पार्टी बिल्डिंग की इस पहेली को सुलझाने का एक प्रयास है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी है, जिसे पेंगुइन ने प्रकाशित किया। यह हिंदी अनुवाद मुख्य पुस्तक से बेहतर और अपडेटेड है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुनील त्रिवेदी जी ने उत्तम अनुवाद किया है। प्रभात प्रकाशन ने इस कार्य को मूर्त रूप दिया है। मैं प्रभात जी और उनके सहयोगी का आभारी हूँ। इस पुस्तक को लिखने के दौरान मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने करीब 100 लोगों से बात किया और 4.5 साल लगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 100 से ज़्यादा लोगों से बात किया और उसमें कई आयाम निकल के आए। सारी चीज़ तो मैं नहीं जोड़ पाया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वाकया ये था कि एक अधिकारी जो उनके साथ बहुत दिन रहे, मैं उनसे बात कर रहा था और काफ़ी लंबी बात हुई। तो उनसे हमने पूछा कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि आप अलग देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर के पास कोई चीज़ लेके जाइए, तो उनका कॉन्टिन्यूड अटेंशन, वो लगातार कोई चीज़ अगर आप उनके सामने बोल रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और लगातार अटेंशन देंगे, और वो क्षमता 1 घंटे तक वो अटेंशन दे सकते हैं। ऐसा आदमी जो कॉन्टिन्यूड अटेंशन दे सकता है, वो अगर राजनीति में हो, इंडस्ट्री में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो एक्सेल करेगा। इत्तेफाक से वो अधिकारी आज मंच पे मौजूद हैं और शर्मा जी से की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने इनका इंटरव्यू किया था और ऐसे बहुत और लोगों का किया, लेकिन शर्मा जी की ये बात हमें याद थी तो हमने इस बुक में उसका जिक्र किया है। यह कार्यक्रम मेरे शहर लखनऊ में हो रहा है, जहाँ का मैं हूँ। मेरे लिए इससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता था कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की इस पुस्तक पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी विचार सुने। आप सभी की तरह मैं भी उत्सुक हूँ उनके ज्ञानवर्धक संबोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका, इसलिए भी कि एक बहुत ही सुंदर और अनुपम पुस्तक आपने लिखी। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, इस पुस्तक के रचनाकार आदरणीय श्री अजय सिंह जी, आदरणीय प्रभात जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, अधिकारीगण और सभी सप्रांत भाइयों और बहनों, श्री अजय सिंह जी ने, जिनकी लखनऊ के ही निवासी हैं और उन्होंने नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक की रचना करके आज के वर्तमान परिस्थितियों में, राजनीतिक परिवेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समृद्धशाली हुई है,
अपने रणनीति में और अपने भविष्य की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और उसके विचारधारा को मजबूत करने वाले, विचार श्रृंखला देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार समाज के अंतिम पांवदान तक कैसे योजनाओं को पहुंचाते हुए और संगठन का विस्तार दिया जाए, जिसके कारण आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। पुस्तक का बहुत ही अच्छे तरीके से रचना की गई, जिसमें संगठन के विभिन्न आयामों और पारंपरिक तरीके से हट करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सीधा संवाद कार्यकर्ता से और यहाँ तक कि बूथ स्तर तक के इकाई के कार्यकर्ता से संवाद करके और आम जनमानस के साथ अपने नीतियों के प्रति समर्थन जुटाने की जो कौशल मोदी जी में आई है, वह अभूतपूर्व कौशल है, जिसके वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुई है। और ये आसान काम नहीं था कि जिस उद्देश्यों को लेकर के जनसंघ की स्थापना हुई और जो हमारी उस समय की नीतियां थी, मैं यदि कहूं तो 100% क्रियान्वयन करने का काम आदरणीय मोदी जी ने उसको करके जमीन पर उतारा है। इसी के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संकल्प को भी साकार करने के लिए जो लोक कल्याणकारी नीतियों को अपनाया और उसके परिणाम आज ये हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई नहीं है। मैं 1985 में विधायक हुआ, 87-88 के करीब में जब केंद्रीय कार्यालय पर जाता था तो आदरणीय मोदी जी एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, यद्यपि वो महामंत्री थे, लेकिन बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सबसे संवाद करने के लिए यदि किसी ने उनसे समय मांगा तो शायद समय देने की जरूरत नहीं थी, उनकी ओर से तुरंत होता था कि हाँ आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। और जो अभी अजय सिंह जी ने कहा कि कंसंट्रेशन, जब कभी भी या प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मिला, तो जितनी देर तक मैं मिला उतने देर तक मुझे अनुभव हुआ कि मैं मोदी जी के साथ हूँ। वो उससे इतर जिन विषय पर आप गए थे या जो जानना चाहते थे या जो आप कहना चाहते थे, उसे जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने उसको सुना और सुनने के बाद जो आपने टीम अमित शाह जी के बारे में उसमें चर्चा किया हुआ है कि किस तरीके से वो जोड़ी। मैं एक बार मिला और जो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था, उन्होंने कहा था कि कल आप अमित शाह जी से मिलिएगा, और जब मैं गया तो शब्दशः जो है उन्होंने, अमित शाह जी ने जब बात हुई तो मुझे उसको मोदी जी ने उनको कन्वे कर दिया था। तो ये एक ऐसी टीम स्पिरिट, इतना बड़ा विश्वास पैदा है। मैं उनके साथ 2009 के लोकसभा के चुनाव में पूरी उत्तर प्रदेश के 4-5 सीटों के लिए लगाया गया था। गोरखपुर कमिश्नरी और आजमगढ़ और मिर्जापुर कमिश्नरी जो आज की है, उसके बीच में उनको लेकर के 2 दिवसीय चुनाव सभाओं में जाना था। तो जब वो सवेरे चलते थे और शाम को अंतिम सभा तक शायद ही कहीं किसी स्थान पर कुछ उन्होंने खाया हो, जब वो सब कार्यक्रम समाप्त होता था तब उसके बाद वो बोलते थे कि भाई हमारे लिए कुछ शाम को कुछ व्यवस्था बना करके रखिएगा। तो इस तरीके से उनका जो अभियान था, एक प्रतिबद्धता के साथ बहुत ही संगठनात्मक तरीके से, और उस समय भी 2009 में भी उनकी जो अपील थी जनता के प्रति, सीधा उनका कम्युनिकेशन, उनके साथ संवाद किया जाना, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उन्होंने दैवीय आपदा और भूकंप का सामना किया और उसके भीतर राहत जिस बना करके फिर से जो उनकी पुनर्संरचना करी थी, आज वो कच्छ का रण दलदल से निकल करके और एक तरीके से पर्यटन का केंद्र बन गया है और औद्योगिक केंद्र बन गया है। आज बड़ी संख्या में लोग वहां पर पर्यटन के लिए भी जाते हैं और उद्योग लगाने के लिए भी जाते हैं। तो यह एक रणनीति और नियोजन की जो दूरदर्शिता थी मोदी जी की,
और उसी प्रकार से संगठन को चलाने का कि कोई महीना नहीं रहता, कोई हफ्ता नहीं बीतता जब मोदी जी का किसी न किसी प्लेटफॉर्म से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद न हो जाता हो, और इसी के कारण आज हमारा बूथ स्तर का संगठन सक्रिय हो पाया है और भारतीय जनता पार्टी एक अजेय राजनीतिक संगठन के रूप में उभरी है। मैं इस पुस्तक के माध्यम से मुझे विश्वास है कि ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शन देने का, प्रेरणा देने का और उसी प्रकार से हमको भी समर्पण के साथ काम करने का यह संदेश देता है। इस पुस्तक की रचना के लिए मैं आदरणीय अजय सिंह जी को अपनी ओर से बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण पुस्तक के विमोचन के लिए आज यहाँ पर अवसर उन्होंने दिया है। और लखनऊ की धरती से निकला हुआ एक लेखक राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अपनी रचना को रखा है। और प्रभात प्रकाशन के आदरणीय प्रभात जी इस राष्ट्रवादी विचारधारा को हमेशा आगे जीवंत किए जाने के लिए निरंतर हर प्रकार का सहयोग के रूप में खड़े रहते हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी को कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषका जी। आज के इस विशेष समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी मंत्री सभी, आदरणीय शाही जी, आदरणीय जयवीर जी, आदरणीय संजय जी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय सचान साहब, आदरणीय नंदी जी, और इस पुस्तक के रचयिता आदरणीय श्री अजय जी, आदरणीय श्री सुनील त्रिवेदी जी जिन्होंने इसका अनुवाद किया, और प्रभात प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। मंच पर आसीन हमारे सभी साथी मंत्रीगण, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, सभी अधिकारीगण तथा अन्य महानुभाव, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं सम्माननीय श्री अजय जी को कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शिल्पकार के रूप में बड़े कठिन परिश्रम के बाद उनकी ये कृति प्रकाशित हुई है। और जैसा कि उन्होंने कहा, मैं भी उसको, इस पुस्तक को जरूर पढ़ूंगा। एक शायर ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहनों और भाइयों, शेक्सपियर ने कहा है 3 प्रकार के लोग होते हैं, खास तौर से एक तो वो जो महान पैदा होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से महान बनते हैं, और तीसरे वो लोग जिनके ऊपर महानता थोपी जाती है, होते तो नहीं है लेकिन थोपी जाती है। मोदी जी को हम सब जानते हैं कि किस पृष्ठभूमि से वो आए और आज उनका क्या मुकाम है। वास्तव में जब आदमी के अंदर कोई मेटल होता है, कोई विशेष गुण होता है, तभी वो सतह से शिखर तक पहुंचता है। और आज हम देखते हैं कि जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही,
किसी प्रकार का कोई ऐसा राजनीतिक उसमें सपोर्ट नहीं था, केवल स्वयं प्रेरणा थी, कैलिबर था, निर्णय लेने की क्षमता थी। यदि हम संक्षेप में कहें तो एक ऐसा सतरंगी व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आया है कि जिसने देश और दुनिया में न केवल अपनी छाप छोड़ी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में उनके स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। जो कुछ भी अभी तक उनकी उपलब्धियां रही उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे कि उस समय की भी सीमा है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं वो एक बहुत कुशल संगठन करता है और संगठनकर्ता के बल पर ही आज उनको जो मुकाम हासिल हुआ, साथ ही साथ उनके अंदर गजब की नेतृत्व क्षमता है। हम सब लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो लोगों को सम्मोहित करते हैं। एक वक्ता के रूप में जो उनको गुण है कि जिस विषय पर बोलेंगे उस विषय से हटेंगे नहीं, और हम कितनी बात उनको सुन लें ऐसा लगता है कि जब तक ये समाप्त न कर लें तब तक हम हटे नहीं। साथ ही साथ चौथा गुण, एक बहुत कुशल प्रशासक हैं। ये हमने गुजरात से लेकर उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा। साथ ही साथ दृढ़ निश्चयी हैं, लेखक भी हैं, विचारक भी हैं, कवि भी हैं। और सातवां, खतरों से खेलना उनकी आदत में। बचपन में वो मगर से खेले थे और आज जितनी हिंदुस्तान के सामने, ये दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसको उन्होंने भरपूर एक अपने तरीके से उसको न केवल डील किया बल्कि उसका समाधान दिया, और ऐसा समाधान जिसको सर्व समाज, देश और दुनिया जिसको स्वीकार करती। तो ऐसा नेतृत्व मैं समझता हूं कि हमेशा हमेशा अपनी सरपरस्ती हमारे ऊपर बनाए रखे, हमारी तो यही कामना है। और हम जरूर चाहेंगे कि भाई अजय जी ने और भाई सुनील त्रिवेदी जी ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से उनको विशेष रूप से बधाई देते हैं। और मैं अपनी बात को ही समाप्त करूंगा कि खास तौर से हम भी जरूर चाहेंगे कि चूंकि इतने बड़े समारोह में इस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है कि आप लोग भी इस पर एक नज़र जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। सभी वक्ताओं ने अभी कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुआयामी व्यक्तित्व और व्यापक व्यक्तित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के विविध आयामों और उनके कृतित्व के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। Prime Minister Modi is the boss. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी हैं तो भारतवर्ष का सिर ऊंचा रहने का यकीन है। देश के रैपिड विकास की बात हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, G20 जैसे आयोजनों से ग्लोबल स्तर की लीडरशिप की राह हो, जहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री होते हैं लगता है सब मुमकिन है। पहले मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा जा चुका था और 12 लेन का 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में यह कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है। एक्सप्रेस, रैपिड और गतिमान विकास 70 वर्षों में जो नहीं हुआ, भारतवर्ष ने उसे पिछले 9 वर्ष में होते देखा। तकनीक और आर्थिक मोर्चे पर GST से वन नेशन वन टैक्स की क्रांति, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम और चंद्रयान जैसी सफलता, सामाजिक राजनैतिक सुधार के मोर्चे पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 3 तलाक कानून, नई शिक्षा नीति और सबसे बढ़कर आजादी के बाद ही जिसे असंभव मान लिया गया था, उस धारा 370 का हटना, रक्षा क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर, आधुनिक साजो सामान, अग्निवीरों की भर्ती,
भारतवर्ष के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और गलवान। सच तो ये है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन से ग्लोबल हो या घर की बात, भारतवर्ष बन रहा है बलवान। विष्णु पुराण में लिखा है, गायंती देवाः किलजितकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अर्थात देवता भी यही गान करते हैं कि जिसने इस भारत भूमि में जन्म लिया है वे मनुष्य देवताओं से भी अधिक सौभाग्यशाली है। डबल इंजन सरकार के प्रणेता, भारतवर्ष के ग्लोबल नेता। सौभाग्य है हम सबका कि हम उस कालखंड में हैं जब ऐसी महान विभूति का सानिध्य और सामीप्य हमें मिल रहा है। और अब समय है पुस्तक के विमोचन का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि श्री अजय सिंह द्वारा लिखित पुस्तक नई भाजपा के शिल्पकार का विमोचन करने की कृपा करें। अनुवाद किया है श्री सुनील त्रिवेदी जी ने। और जिस तरह से इसकी अंग्रेजी प्रति नेशनल बेस्ट सेलर बनी, हम कामना करते हैं कि नई भाजपा के शिल्पकार ये पुस्तक भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और जैसा कि इसके लेखक श्री अजय सिंह जी ने कहा था कि वो बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार इस पुस्तक के बारे में जानने के लिए, हम सब की मनोदशा भी ऐसी ही है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें आप सबकी तालियों के बीच। नई भाजपा के शिल्पकार पुस्तक विमोचन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, कृषि मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी अन्य वरिष्ठ सहयोगीगण, मान्य विधायकगण, जो मूल पुस्तक है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, इसके जो लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय सिंह जी, और इस पुस्तक के जो अनुवादक हैं कि नई भाजपा के शिल्पकार श्री सुनील त्रिवेदी जी, प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी सुधीजन, उपस्थित महानुभाव, इस नई कृति के लिए मैं सबसे पहले श्री अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए विमोचन के अवसर पर उनका और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए और पार्टी केवल एक संगठनात्मक ढांचा मात्र है या इससे इतर भी कुछ और, अगर ये सब देखना है
तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल को जो पिछले 9-10 वर्षों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज हम सब के सामने है, इसे आप देख सकते हैं। पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल दुनिया के अंदर तो है ही, लेकिन अपने संस्थापकों के द्वारा जिन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर के स्थापित की गई थी, उन सब के संरक्षण के साथ साथ, उन सबको अंगीकार करने के साथ साथ जो भी पार्टी के संस्थापकों ने जिन बातों का उल्लेख स्थापना कालखंड में की थी, सरकार बनने के बाद उनका प्रभावी क्रियान्वयन, यह दूसरा पक्ष भी। अक्सर क्या होता है राजनीतिज्ञों के बारे में, अविश्वास का एक नया दौर शुरू होता है, और ये तब शुरू होता है जब कथनी और करनी में कोई समन्वय नहीं होता, आचार और विचार में समन्वय नहीं होता। जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद जब उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है, तब वह विश्वास का प्रतीक बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस दौर में है, जो कहा वही किया और जो किया उतना ही बोला। यह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज की भारतीय जनता पार्टी वही कहती है जो कर रही है, वही कर रही है जो बोलती है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं, आचार और विचार में कोई भेद नहीं। दूसरा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जो सबसे सहज और सरल परिभाषा दी है, वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी थी। वह यानी लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित होने पर मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत के वर्तमान शिल्पी, जो वर्तमान भारत है, इसके शिल्पी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना के समय हर गांव से और हर परिवार से लौह संग्रह और वहां की पवित्र मिट्टी का संग्रह करने का एक विशेष अभियान चला था। आज आप देखिए, जितना भी लोहा यानी खेत में काम करने वाला किसान हो या श्रमिक हो या कोई कारखाना हो, वहां से थोड़ा थोड़ा लोहा जो एकत्र हुआ था, इस एकत्रीकरण ने आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में स्थापित की है, सरदार सरोवर के तट पर। और केवल इन्हीं कार्यक्रमों में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होना है, टेक्नोलॉजी किस रूप में प्रभावी हो सकती है, संगठनात्मक रूप में करना है तो ऑनलाइन सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाया। 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन पर मौजूद हैं, और अगर इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो जनधन अकाउंट के माध्यम से दुनिया के अंदर
पहला देश है जिसने हर गरीब का अपना बैंक का खाता खोल दिया। याद करिए, जब जनधन अकाउंट के लिए एक आह्वान हुआ था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये तो एक लोगों को जो है केवल एक ख्याली पुलाव खिलाने की बात हो सकती है। लेकिन जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के खाते में पैसे देने की बात आई, तो पैसा डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में पहुंच गया। उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, उसके सामने किसी को चेक लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य हुआ, लेकिन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। दूसरा, भ्रष्टाचार पर प्रहार का एक कितना सशक्त माध्यम बना। आज हम सब इस बात को देख सकते हैं कि हम कोई पैसा यहां से भेजते हैं, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, मकान का एक एक पाई गरीब के खाते में जाता है। 10 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, एक एक पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। विकास की बड़ी से बड़ी परियोजना का लाभ किसी गरीब को देना है, पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंचता है। लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ उस तक सीधे पहुंच रहा है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। टेक्नोलॉजी का उपयोग पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी कैसे हम बना सकते हैं, उपयोगी उसे बना सकते हैं, यह उदाहरण भी पहली बार देश के अंदर किसी ने प्रभावी ढंग से लागू किया। केवल योजना बनाना नहीं, अक्सर होता है बहुत सारे लोग योजनाएं बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आइडिया ही नहीं होते, लेकिन यहां तो आइडिया भी मोदी जी के अपने हैं। उनके योजनाओं, उसको योजना का एक स्वरूप देना, यह भी मोदी जी का है, और फिर प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन होना भी, यह पक्ष भी हम प्रभावी रूप से देख सकते हैं। और भाइयों बहनों, अगर हम इस सब बातों को देखते हैं कि आज जो नई भाजपा हम सबके सामने है, पूरे देश में विस्तार है, सबसे बड़ी सदस्यता के साथ साथ अपने एक बेहतरीन संगठनात्मक ढांचे के साथ में अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए कार्य कर रही है। वे सभी मुद्दे, अक्सर हम इन चीजों को देखते थे जिन मुद्दों पर अक्सर हमारी खिंचाई होती थी। 2014 के पहले अक्सर ये मुद्दे चलते थे। हम लोग जब जाते थे तो लोग बोलते थे राम मंदिर के बारे में क्या होने जा रहा है। एक बात अक्सर पूछा जाता था, हम बोलते थे भाई आने दीजिए, कोर्ट में मामला है, समाधान होगा। तो अगर हम लोग कोई नारा उस समय दे देते थे तो उसके साथ ही एक नई लाइन दूसरी तरफ से और उभरती थी। लेकिन आज इस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का पूरी तरह समाधान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सभी जो भी आशंकाएं थी और जो जनता की आकांक्षाएं थी, देखिए दोनों को समाधान का रास्ता दिया, स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया, और अब 22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान भी कराने जा रहे हैं। यानी बोला ही नहीं, मोदी जी ने 14 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, 2019 में भी नहीं बनाया। 19 में एक लाइन थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का रास्ता निकालेंगे, और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का सर्वसम्मत समाधान हो सकता है। यह से राम जन्मभूमि की 500 वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे विवाद को, जिसको लोग असंभव कहते थे, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। और आज पूरे देश में कोई विवाद नहीं, इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से संवाद बना करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत का उपयोग अगर किसी ने प्रभावी ढंग से किया है, वह मोदी जी ने करके दिखाया। ये बहुत सारी चीजें थी, और मैं कह सकता हूं केवल न्यू बीजेपी ही नहीं,
बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज एक नए भारत के शिल्पी भी हैं, एक नए भारत के शिल्पी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जिन्होंने प्रभावी ढंग से लागू भी किया। पूरे देश के अंदर उसके दर्शन होते हैं। हमें याद है, मुझे अलग अलग कालखंड में प्रदेश, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग समय में देश के अलग अलग कोनों में जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ है और मैंने वहां की परिस्थितियों को बहुत नजदीक से देखा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वह पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे वह दक्षिण के राज्य हो और चाहे उत्तर भारत के ही विभिन्न राज्य। इन सभी राज्यों में अलग अलग समय में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां की कार्य पद्धति को बहुत नजदीक से देखने, जानने, सुनने, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस के साथ भी संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आश्चर्य होता है हमें कि आखिर 1947 से लेकर के अब तक उन भावनाओं को समझने का प्रयास उस 2014 तक क्यों नहीं किया गया, जो 2014 के बाद प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई तो उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं, साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है। ये बात वहां से हो रही है कि साहब हमें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, क्योंकि इस जलालत को झेलने से अच्छा है कि हम भारत का हिस्सा बने और विकास में भागीदार बने। ये करके एक लंबी रेखा कश्मीर के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में आज की नई सरकार ने और नई भाजपा के माध्यम से ये सब चीजें आज सामने देखने को मिल रही हैं। हमें पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलता था क्या स्थितियां होती थी, जाना कठिन होता था। एक समय तो आजादी के तत्काल बाद तो वहां परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया था। अपने ही देश में परमिट लेकर के हम जाएंगे। दोनों जगह, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, पूर्वोत्तर के भी कई राज्यों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपना बलिदान देना पड़ा था कश्मीर के लिए। उनको नारा देना पड़ा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, और इसके लिए वे अपने आप को बलिदान कर दिए थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि परमिट सिस्टम कुछ भी नहीं। कश्मीर से धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई। कश्मीर लोकतंत्र और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। परिवारवाद, यानी वहां पर लोकतंत्र के नाम पर जो लोग हावी थे, जो वहां का शोषण करते थे, विकास के नाम पर बाधक थे, बैरियर थे, वे आज एक और गए और लोकतंत्र के नाम पर सही लोग आज वहां नेतृत्व दे करके आम जनमानस के साथ संवाद बनाते हुए विकास की प्रक्रिया के साथ और पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक संवाद के माध्यम से जो एक अलगाववाद चरम पर था, आज वह पूरी तरह समरस होकर के उन्हें गौरव की अनुभूति होती है ये कहने में। अब 2014 के पहले पूर्वोत्तर के भारत और 2014 के बाद के पूर्वोत्तर के भारत को आप देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। आज वहां पे अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी है, असम में भारतीय जनता पार्टी है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में है, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में है। यानी इन 7 राज्यों में से 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के या भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं और बेहतर संवाद है। योजनाओं का लाभ वहां लोगों को मिल रहा है और लोगों को पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ, हम भी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और भारत हमारा देश है। यह पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों के अंदर इस प्रकार का भाव पैदा करने का कार्य हुआ। हमने कहा ही नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में यह वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। दक्षिण के राज्यों में
जिस प्रकार की भाषा की समस्या को लेकर के अक्सर विवाद खड़ा किया जाता था, आज इस समस्या पूरी तरह समाप्त। आज भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी राजभाषा के माध्यम से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखते हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी हिंदी में अपने भाषण के माध्यम से दुनिया को भारत की ओर सोचने और भारत के बारे में जानने की एक नई उत्सुकता उनके मन में पैदा कर देते हैं। उत्तर भारत का जो हिंदी बेल्ट कहा जाता था, ये अपनी बीमारीपन के कारण, आर्थिक विपन्नता के कारण ये बीमारू राज्यों की श्रेणी में थे। आज आपने देखा होगा कि ये सब से उभर करके उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर गया, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर चुका है, राजस्थान उस दिशा में तेजी के साथ आगे प्रयास किया, अन्य राज्यों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। हमें भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ना है। आर्थिक संपन्नता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हम भी योगदान दे पाएंगे। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दौर को 2014 के बाद प्रत्येक नागरिक ने देखा। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के कभी हुआ? 1952 से देश के अंदर पहले आम चुनाव से लेकर के यह देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से कभी उभर नहीं पाया था। इससे इतर मुद्दे ही नहीं हो पाते थे। उन्हीं संकीर्ण दायरों में रह करके जो अपने को सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में स्थापित करते थे, जो लोग ये मानते थे कि नहीं वे एक आइकॉन बन सकते हैं सौहार्द के, उन लोगों ने जातिवाद को फैलाने में और क्षेत्रीय आधार पर या भाषाई आधार पर देश को विभाजन करने में कोई संकोच नहीं किया। योजनाएं भी बनती थी, इसी बात को लेकर बनती थी। लेकिन याद करिए, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पहला अभिभाषण मोदी जी ने दिया था, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और भाषा को लेकर के कार्य नहीं करेगी। हमारा तो एक ही नारा होगा, सबका साथ और सबके विकास का। अरे सबका साथ और सबका विकास का केवल नारा ही नहीं है, एक हकीकत भी है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हुआ। कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा ये नहीं कह सकता आज के दिन पे साहब हमारे साथ भेदभाव हुआ है। कोई नहीं कह सकता। वे लोग भी नहीं कह सकते जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा जिन लोगों को ध्यान में रखकर के योजनाएं बनती थी, आज वे भी नहीं कह सकते। यानी योजनाएं उनके नाम पे बनती थी, लेकिन वे विपन्न के विपन्न ही रह गए। लेकिन आज 4 करोड़ गरीबों को जब सिर ढकने के लिए छत मिलता है, अगर योजनाएं पहले सही थी तो ये 4 करोड़ लोग बिना घर के कैसे रह गए थे? 70 वर्षों तक देश के नागरिकों को शौचालय नहीं मिल पाया था अपना। याद करिए, कोई गांव और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां व्यक्ति पैदल जाने की हिम्मत कर सकता। बरसात के समय इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी 2014 के पहले कि व्यक्ति वहां जाए और वहां पर उसे स्वच्छ वातावरण मिल सके। रसोई गैस के लिए बेटी की किसी को शादी करनी है, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था। और एक सरकार तो ऐसी थी जिसने कहा कि सांसदों को हम देंगे कूपन ही बिकने लग गए थे। यह अभी दृश्य देखा है देश ने। ब्लैक होता था। और जिसके पास कनेक्शन है, पर्व और त्योहार के समय गैस खत्म तो बहुत सारे लोगों पर किसी को घर के अंदर बेलना से मार पड़ती थी और किसी को पुलिस की लाठी पड़ती थी। ये दोनों चीज होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे कनेक्शन जिसको लेना है फ्री, और गरीब के लिए उज्ज्वला योजना का 10 करोड़ लोगों को इस कनेक्शन की सुविधा का लाभ दे दिया गया। योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना है, दूसरा संकट के समय देश को कैसे नेतृत्व देना है,
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपने देखा होगा। कोरोना प्रबंधन, भारत की आबादी सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से रहने वाली 142 करोड़ की आबादी को संकट के समय कैसे लीडरशिप देनी है, यह हम सब ने देखा है। उनके साथ कैसे खड़ा होना है, यह भी हमने देखा। कोरोना प्रबंधन भारत के समकक्ष दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया। जो प्रभावी क्रियान्वयन भारत के अंदर था, एक एक चीज को करके, कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, कैसे राशन उपलब्ध कराना है, कैसे फ्री में टेस्ट करवाना है, कैसे फ्री में उपचार की व्यवस्था देनी है, कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, कैसे गरीबों के भी ख्याल रखना है कि वह भूखा ना रहे। मैं कह सकता हूं कोरोना के पहले हो सकता है किसी राज्य में भूखमरी से मौतें हुई हो, लेकिन कोरोना के दौरान भूख से कोई मौत नहीं हुई। पहली महामारी है भारत के अंदर और दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी भी, लेकिन पिछली महामारियां इस बात को बताती हैं, पिछली महामारियां इस बात को बताती हैं कि पहली महामारी थी जिस महामारी में भूखमरी से कोई व्यक्ति अपना प्राण नहीं त्यागा। एक यानी 100 वर्ष पहले 1917-18 के दौरान काफी लंबा दौर चला था जब लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग स्पेनिश फ्लू से मरे थे। जितने लोग फ्लू से मरे थे उससे ज्यादा भूख से मरे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी। उसके पीछे बंगाल की त्रासदी, अकाल भी था। वो अकाल की त्रासदी का चित्रण उन्होंने अपने उस उपन्यास के माध्यम से किया, जिस उपन्यास ने हमें अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया। आज भारत में मार्च 2020 से लगातार अब तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में आज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और बिना भेदभाव के। ये नहीं देखा गया ये व्यक्ति की जाति क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, पार्टी की कौन सी है, कभी नहीं। अक्सर होता है, हम शासन के पार्ट हैं, अक्सर ये बात उठती है, लेकिन लीडरशिप के द्वारा तत्काल इसको बोला जाता है। भेदभाव, शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात को कहती है अपने कार्यकर्ताओं से कि कभी अगर देश और पार्टी के हित में से किसी एक को चुनना है तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश पहले है, पार्टी फिर है, और फिर परिवार है, और फिर स्वयं का हित अंतिम होना चाहिए। यह केवल भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है कि उस नई भाजपा और नए भारत के निर्माता के रूप में मोदी जी का जो ये स्वर्णिम काल चल रहा है, उनका ये यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को लगातार प्राप्त हो, या हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं न्यू बीजेपी के बारे में जो यहां पर मूल पुस्तक लिखी द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, इसके लिए अजय सिंह जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक लंबे प्रयास शोध के बाद इस पुस्तक को रचा है। बहुत सहज भाषा में, सरल भाषा में। पत्रकार हैं तो स्वाभाविक रूप से भाषा पे उनका अधिकार होगा, और एक पत्रकार के रूप में बिना किसी उसके उन्होंने इसमें शब्दों का चयन और उसकी रचना की है, उसका उन्होंने समावेश किया, और अनुवादक के रूप में भी यहां पर त्रिवेदी जी ने उसको बखूबी बहुत सहज और सरलता के साथ। अक्सर होता है कि हम अनुवाद में बहुत क्लिष्ट शब्दों का समावेश कर देते हैं जो लोगों को कभी कभी समझने में दिक्कत होती है। एक सामान्य नागरिक के लिए सहज और सुग्राह्य नहीं हो पाता, लेकिन बहुत ही सहज और सरल भाषा में त्रिवेदी जी ने उसको भी अनुवादक के एक अच्छे अनुवाद करते हुए इस पुस्तक को, कि नई भाजपा के शिल्पकार इस पुस्तक को
या स्वरूप दिया है। और प्रभात प्रकाशन से तो कहना ही क्या है। मुझे लगता है कि प्रभात प्रकाशन एक लंबे समय से ऐसा लगता है जैसे भारत और भारतीयता के बारे में, भारत की राष्ट्रीय मूल्यों और मुद्दों को लेकर के जब कोई कृति आती है तो ऐसे लगता है कि प्रभात जी को स्वयं, प्रभात प्रकाशन और प्रभात जी स्वयं ये मानते हैं कि जैसे उनकी स्वयं की कृति है और उसको लग करके कार्यकर्ता के रूप में उसके प्रति एकात्मीय भाव रखते हुए उस पूरे अभियान को यज्ञ के आहुति के समान उसमें अपना पूरा संपूर्ण समर्पण के साथ उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। और आज इन तीनों विभूतियों ने यहां लखनऊ में आकर के इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में यहां पर अपना समय दिया है। मेरे मंत्रिमंडल के कई मंत्रीगण यहां आज लखनऊ में मौजूद हैं, क्योंकि इस संजोग ही कहेंगे कि फ्राइडे के दिन मंत्रियों का लखनऊ में रहना बहुत कठिन हो जाता है। मंडे ट्यूसडे के लिए मंत्रियों से कहा जा गया है कि वे लखनऊ में मौजूद रहेंगे, अगर कोई शासकीय बैठक या कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है तो। शेष अन्य दिनों में उनको फील्ड में रहना होता है, अलग अलग क्षेत्रों में रहना है। लेकिन फिर भी हमारे काफी मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, माननीय विधायकगण उपस्थित हुए हैं, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पे मीडिया से भी जुड़े हैं, अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, समाज जीवन से जुड़े हुए तमाम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए महानुभाव, लखनऊ की विभूतियाँ यहाँ पर आई इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, इन्हें साधुवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि कम से कम सूचना विभाग एक काम जरूर करे, जो इस कार्यक्रम में आया है उन लोगों तक इस पुस्तक की एक प्रति जरूर पहुंचाने का कार्य कर देंगे। जरूर पहुंचवा देंगे, क्योंकि हो सकता है इतनी प्रतियां यहां पर मौजूद न हो, लेकिन ये पुस्तक जरूर पहुंचाएंगे। लोगों को जानने, सीखने और देखने का एक अवसर मिलना चाहिए कैसे कार्य होता है, और जैसे संगठनात्मक कार्य होता है इसी प्रकार से राष्ट्रीय अभियान का जो अभियान है, प्रवर्तमान अभियान है, राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ प्रवर्तमान अभियान है, ये उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लेखक को और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य विचारों के लिए। आपने बिल्कुल सच कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नई भाजपा के ही शिल्पकार नहीं हैं, बल्कि नए श्रेष्ठ भारत के भी शिल्पकार हैं। और अब अंत में मैं इस पुस्तक के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। इस भव्य लोकार्पण समारोह में पधारे आप सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभात प्रकाशन सचमुच आनंदित है, अभिभूत है आपके आगमन से। आपका आना हमें संबल देता है, बल देता है कि हम अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करें। हम हमेशा ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं जो समाज में एक आशावाद जागृत करें,